नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एबीसी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पशुपालन की सामान्य जानकारी। क्योंकि आप सबने ये कोर्स ये टॉपिक 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है और आगे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करते हैं, चाहे वो जेट का हो, सीयूटी का हो, आईसीआर हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या सहायक कृषि अधिकारी हो या एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जाम हो, उन सब के अंदर पशुपालन से क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो हम इसी टॉपिक को आज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक जनरल एग्रीकल्चर का बेसिक पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री, उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि पशुपालन होता क्या है। नॉर्मली हमको लगता है कि ये पशुओं का पालना, लेकिन अगर आप टेक्निकल टर्म बोलना चाहो तो हम उन पशुओं को पालते हैं जो डेयरी पशु कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको हम बोलते हैं डेयरी पशु। अब डेयरी पशुओं का भी जो इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में वो होता है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो शब्द आता है वो आता है मित्रों आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण। आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं पशुओं का आप अध्ययन करते हो। जैसे आप देखिएगा, सबसे पहले आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशु जो भी होते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिनको आप डेयरी पशु बोलते हो, इनका क्या अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इनका खान पान, क्या खिलाया जाता है, क्या उनकी फीडिंग होती है, उसको बोलते हैं खान पान। दूसरा होता है ब्रीडिंग, उनका प्रजनन का हमको पता होना चाहिए, उनके प्रजनन का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा होता है उनकी देखभाल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट शब्द आपको पता होना चाहिए मित्रों। इसमें होता है खान पान, प्रजनन और देखभाल। तो पूरी परिभाषा को अगर एक साथ बोलना चाहें तो वो इस तरह से होगी, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से उनका खान पान, उनका प्रजनन और उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है मित्रों, पशुपालन कहलाता है। ये इसकी एग्जैक्ट परिभाषा है पशुपालन की। अगर आपसे पूछें पशुपालन क्या है तो ये आपके सामने लिखी हुई है इसकी एग्जैक्ट परिभाषा। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से उनका खान पान, प्रजनन और देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। इसमें सब चीजें शामिल होगी पशुपालन की, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, चाहे उनकी ब्रीडिंग हो, फीडिंग हो, चाहे उनकी ब्रीडिंग हो, चाहे उनका मैनेजमेंट हो, खान पान, प्रजनन और देखभाल, इन सब का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे कहा जाता है पशुपालन। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अब देखिए, जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो जो डेयरी पशुओं का आपने अभी नाम लिया, गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का या और भी कैमल का या मुर्गी का, तो उन सबके जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं। जिस तरह से हम फसलों के नाम पढ़ते हैं, जैसे गेहूं का नाम हमने पढ़ा टिपिकम एस्टिवम, मक्का का नाम हमने पढ़ा जिया मेस, तो जो दो नामों से मिलकर बनता है इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। इसमें जो फर्स्ट नाम होता है मित्रों वो होता है वंश का, सेकंड नाम होता है वो होता है जाति का। और आप एक चीज याद रखिएगा, जो वंश होता है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, जाति परिवर्तित हो सकती है। तो उसी बेसिस पर जब आप जंतु वैज्ञानिक नामों की बात करते हो तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके भी जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं। उन जंतु वैज्ञानिक नामों को देखिएगा आप। गाय, गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है मित्रों बोस इंडिकस, या कभी कभी आपने देखा हो तो इसको बोस टोरस भी कहा जाता है, बोस टोरस। सेकंड, बफेलो, भैंस, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है मित्रों, हल्का सा डिफरेंस है वंश में और जाति में, बुबेलस बुबेलिस। तो आप याद रखिएगा, इसका वंश तो होता है बुबेलस, इसकी जाति होती है बुबेलिस। तो ये भैंस का नाम है। उसी तरह से देखिएगा मित्रों, भेड़ का जो नाम होता है वो है ओविस एरिस, भेड़ का नाम है मित्रों ओविस एरिस। बकरी का देखिएगा कैप्रा हिरकस, ये बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। और ऊंट का देखिएगा लिखा हुआ है कैमेलस बैक्ट्रियनस। तो इस तरह से मित्रों आपको इन सबके जंतु वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए। गाय का नाम होता है बोस इंडिकस, भैंस का नाम होता है भैंस का नाम होता है बुबेलस बुबेलिस, बकरी का नाम होता है कैप्रा हिरकस और भेड़ का नाम होता है ओविस एरिस। और अगर आपसे ऊंट का पूछे तो ऊंट का नाम होता है कैमेलस बैक्ट्रियनस। अब देखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है मुर्गी। मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है मित्रों,
तो मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा, गैलस डोमेस्टिका। ये नाम होता है मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम। तो इस तरह से आपको प्रमुख प्रमुख पशुओं का जंतु वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, ऊंट का और मुर्गी का। इस तरह से आपको इन सबके जंतु वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए मित्रों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। फिर जब आप पशुओं का वर्गीकरण पढ़ते हो तो सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है उनके आमाशय के आधार पर। आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, तो पशु दो प्रकार के होते हैं मेनली, वो होते हैं रोमांचकारी और एक होता है अरोमांचकारी। अब आप देखिएगा रोमांचकारी पशु क्या होते हैं, किसे कहा जाता है। तो रोमांचकारी पशु का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, कैरेक्टर होता है, वो होता है रोमांचकारी पशु वे पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वो जुगाली करने वाले पशु होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आमाशय जो उनका होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है। याद रखिएगा आप, रोमांचकारी पशु वे सभी पशु होते हैं जिनका आमाशय कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। अब देखिए जब आप 4 भागों की बात करते हो तो उन 4 भागों के कुछ नाम दिए होंगे, तो उन 4 भागों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। वो पहला नाम होता है मित्रों रूमेन, दूसरा है रेटिकुलम, तीसरे को बोलते हैं अमोसम और चौथा भाग होता है उससे बोलते हैं अबोमोसम। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रोमांचकारी पशुओं का मेन कैरेक्टर क्या है। तो उनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है और वो जुगाली करने वाले पशु होते हैं। आमाशय जब 4 भागों में बटा है तो उनके नाम होंगे, तो उनके नाम देखिएगा रूमेन, रेटिकुलम, अमोसम, अबोमोसम। रेटिकुलम जो होता है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना का होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना। और अमौसम जो होता है वो पतले पतले पेपर जो होते हैं, पतले पतले पेपर, पतले कागज जैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अबोमौसम जो होता है वो इसका लास्ट वाला पार्ट होता है जिससे कहा जाता है सत्य आमाशय। अगर आपको ध्यान हो तो सत्य आमाशय। ये बात समझ में आई मित्रों। इस तरह से आपको इनके चारों नाम पता होने चाहिए, रूमन, रेटिकुलम, अमोसम और अबोमोसम। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए ओबेस बात है, जो रोमांचकारी पशु हैं और अरोमांचकारी का अंतर पूछे तो जो रोमांचकारी के कैरेक्टर होंगे वो अरोमांचकारी में नहीं होंगे। तो वही बात लिखी हुई है, अरोमांचकारी जो पशु होते हैं वो कैसे होते हैं मित्रों, एक तो वो जुगाली नहीं करते हैं, दूसरा उनका आमाशय अलग अलग भागों में विभाजित नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं अरोमांचकारी पशु। उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने, घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, ये सब किसके उदाहरण है, अरोमांचकारी पशु के। रोमांचकारी के तो डेयरी एनिमल होते हैं, आप जानते ही हो। अरोमांचकारी के उदाहरण होगा ये चारों। अब देखिएगा एक नया नाम आता है, नीचे लिखा हुआ है, इस नाम को बोलते हैं आभासी। आभासी का मतलब होता है स्यूडो, इसको स्यूडो बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, छदम, स्यूडो। स्यूडो आभासी का मतलब होता है ये रोमांचकारी के समान ही आभास कराते हैं, लेकिन उनमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, उनमें और इसमें डिफरेंस ये हुआ कि उनका जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पे जो आमाशय है वो कितने भागों में बटा है मित्रों, 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, रूमेन, रेटिकुलम और अबोमोसम। ये 3 भागों में उनका आमाशय बटा हुआ होता है। और आपसे पूछें कि आभासी रोमांचकारी पशुओं का उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण है मित्रों ऊंट, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम हमने अभी पढ़ा था कैमेलस बैक्ट्रियनस। तो ये आपको समझ में आया। आमाशय के आधार पर पशु 3 प्रकार के होते हैं, रोमांचकारी, अरोमांचकारी और तीसरा होता है आभासी रोमांचकारी। आभासी रोमांचकारी का उदाहरण है ऊंट। यहां तक बात समझ में आई आपको, आगे चलते हैं। अब देखिए जो विभिन्न अलग अलग पशु आप पढ़ रहे हो, उन पशुओं के मांस को क्या कहा जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो आपको इन सब के मांस के बारे में पता होना चाहिए कि किसके मांस को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा गाय, गाय का जो मांस होता है मित्रों उसे कहा जाता है क्या,
बीफ, गाय के मीट को क्या कहा जाता है मित्रों? बीफ। सेम, भैंस का जो मांस होता है उसे कहा जाता है मित्रों बफन, बफन। भेड़ का मीट आप जानते हो, भेड़ के मीट को कहा जाता है मटन, बकरी के मीट को कहा जाता है चिकन, सुअर के मीट को कहा जाता है पोर्क, और मुर्गी के मीट को तो आप जानते ही हो, मुर्गी के मांस को कहा जाता है चिकन। यहां तक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि इनके विभिन्न पशुओं के मांस को क्या क्या नाम दिए हुए हैं। ये रहा आपके सामने पूरी टेबल में लिखा हुआ है। गाय का मांस कहलाता है बीफ, भैंस का मांस कहलाता है बफन, भेड़ का मांस कहलाता है मटन, बकरी का मांस कहलाता है चिकन, सुअर का मांस कहलाता है पोर्क, और मुर्गी का मांस कहलाता है चिकन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और याद रखिएगा आप, नवजात बछड़ा, गाय का जो नवजात बछड़ा होता है, नवजात बछड़े का मांस वो कहलाता है व्हील। ये याद रखिएगा, वो क्या कहलाता है मित्रों? व्हील। इस तरह से आपको अलग अलग पशुओं के अलग अलग जो मांस हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस पे ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो जेट का हो चाहे सीयूटी का हो। आगे देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हमेशा पूछते हैं कि किसी पशु की आयु को ज्ञात करना है, तो उस पशु की आयु को कैसे ज्ञात करेंगे? उस पशु की आयु को ज्ञात करने के बहुत तरीके हैं। सबसे मेन जो दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं, पहला है सींगों के द्वारा और दूसरा है दंत सूत्र के द्वारा। सींगों के द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं पशु की आयु, तो वो आपको पता होना चाहिए। सींग पर जितने भी छल्ले हैं, एक पशु के सींग पर जितने भी छल्ले हैं उसमें आपको 2 वर्ष जोड़ने हैं, तो उससे आपको पशु की आयु ज्ञात हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक पशु के सींग पर 5 छल्ले पाए गए तो उसकी संभावित उम्र क्या होगी मित्रों? सींग के छल्लों की संख्या 5 प्लस उसमें 2 वर्ष जोड़ दीजिए, तो 5 प्लस 2 आंसर हो गया आपका 7। क्योंकि याद रखिएगा, पशु के सींग पर जो पहला छल्ला बनता है वो 2 साल के बाद बनता है, मतलब 3rd साल में पहला छल्ला बनेगा। इस कारण से आपको जितने भी पशु के सींग पर छल्ले हैं उन छल्लों के अंदर आपको 2 जोड़ना है, तो आपको दांतों सींग के द्वारा आप उसके छल्लों की संख्या को आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, दूसरा आता है दंत सूत्र। दंत सूत्र के द्वारा हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो आपको बता दूं मित्रों, पशुओं के अंदर जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? आई का मतलब होता है इंसाइजर, सी का मतलब होता है कैनाइन, पीएम का मतलब होता है प्रीमोलर, और एम का मतलब होता है मोलर। इनको कहा जाता है रत्नक, चवर्णक, अग्रदाढ़, और इसको कहा जाता है एम को दाढ़। इस तरह से आप पशुओं के दांतों को 4 भागों में विभाजित किया गया, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। वो इस तरह से लिखा हुआ है। आप देखिएगा, इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये जो अरेंजमेंट हमने किया वो एक जबड़े का था, चाहे ऊपरी हो चाहे निचला हो, लेकिन पशु में जबड़े तो 2 होते हैं। तो आपको जब टोटल दांत पूछे कि कुल दांत कितने होंगे, तो आपको हमेशा इससे क्या करना है मित्रों? इससे हमेशा आपको किससे करना है मल्टीप्लाई मित्रों? 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे गुणा करोगे आप इसको? 2 से गुणा कर लोगे तो आप पशु के एग्जैक्ट दांत बता पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो अरेंजमेंट लिखा हुआ है आपके सामने वो एक जबड़े का है। सेम ऐसा जबड़ा और भी होता है तो 2 जबड़ों की बात होगी, इसीलिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? हमेशा किससे गुणा करोगे? 2 से गुणा करोगे, तो आप पशु के एग्जैक्ट दांत बता पाओगे। देखिएगा, जब हम पशु के दांतों की बात कर रहे हैं तो पशु का दंत सूत्र भी पता होना चाहिए। तो पशु के दंत सूत्र 2 तरह के होते हैं, एक अस्थायी, दूसरा स्थायी। स्थायी सूत्र का देखिएगा आप, स्थायी में देखिएगा आप 0 0 3 0 अपॉन 4 0 3 0। यह है पशु का अस्थायी दंत सूत्र, आपको पता होना चाहिए। सेम वही आई का मान
ये C का, ये PM का और ये M का। इस तरह से आपको इनके मान पता होने चाहिए। ठीक है, ये है पशु का अस्थायी दंत सूत्र। और अगर आप इसको काउंट करते हो तो मैंने आपको बताया था जितने दांत लिखे हुए हैं उसको आप किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे। तो देखिएगा 3 और 3 6 और 4 10 दांत तो लिख रहे हैं, लेकिन आप इससे गुणा किससे करोगे, 2 से। तो इस दिए गए सूत्र में कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई मित्रों, 20 हो गई। यहां तक बात समझ में आई आपको। ये था पशुओं का अस्थायी दंत सूत्र 00304030। इसे हम बोलते हैं पशु का अस्थायी दंत सूत्र, जिसमें कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 20। अब देखिएगा स्थायी दंत सूत्र का, देखिएगा फॉर्मूला 003033। सेम इसको भी जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनको जब आप काउंट करते हो 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 4, 6 और 6 12 और 4 16, लेकिन आप इसको 2 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा मित्रों, 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। ये देखिएगा, ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। पशु के अस्थायी दंत सूत्र में कुल दांतों की संख्या होती है 20 और पशु के स्थायी दंत सूत्र में कुल दांतों की संख्या होती है मित्रों 32। ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। ये अस्थायी दंत सूत्र का फॉर्मूला है, ये स्थायी दंत सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा। अब देखिए जब हम पशु की बात करते हैं तो उससे उत्पादन जो होता है वो मेन दूध का होता है। तो दूध के बारे में सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए, वो जानकारी देखिएगा। दूध की सामान्य जानकारी, सबसे पहले दूध की परिभाषा की, दूध हम बोलते किसको हैं, जानते सब हैं, लेकिन हम एग्जाम में क्या लिखेंगे कि दूध की परिभाषा क्या होती है। तो देखिएगा दूध कैसा होना चाहिए, क्या परिभाषा है, स्वच्छ और ताजा लैक्टेरियल स्राव होता है। लैक्टेरियल का मतलब होता है उसमें लैक्टोज होता है, ये आप लोगों को पता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर याद रखिएगा साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से हम उससे दूध बोलेंगे जिसके अंदर न्यूनतम वसा कितनी हो, वसा रहित ठोस कितना हो, 8.5% हो, और न्यूनतम वसा कितनी हो, तो उसका आंसर है 3.5%। तो अगर आपसे टेक्निकली पूछें कि दूध की एग्जैक्ट साइंटिफिकली परिभाषा क्या है, तो आपको बतानी है कि दूध वो अवयव होगा जिसमें न्यूनतम वसा की मात्रा 3.5% होनी चाहिए, और वसा रहित ठोस जिसको हम SNF बोलते हैं, SNF, वसा रहित ठोस, सॉलिड नॉट फैट, वसा रहित ठोस की मात्रा कितनी होनी चाहिए मित्रों, 8.5%। तो ये 2 फिगर आप याद रखिएगा, वसा 3.5 तक होनी चाहिए और जो वसा रहित ठोस है वो कितना होना चाहिए, 8.5% होना चाहिए। ये दूध की साइंटिफिकली वैज्ञानिक परिभाषा है। आगे देखिएगा। अब देखिए दूध की सामान्य जानकारी की, दूध में बहुत से अवयव होते हैं, हम जानते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें वसा होती है, उसमें खनिज लवण होते हैं। वो सब किस किस रूप में उपलब्ध होते हैं। तो देखिएगा आप, दूध में सर्वाधिक मात्रा तो कितनी किसकी होगी मित्रों, ये तो आप अंडरस्टूड मानते हो कि किसी भी अवयव में हाईएस्ट मात्रा होती है वो पानी की होती है। तो दूध में भी सेम, दूध में हाईएस्ट मात्रा किसकी होगी मित्रों, पानी की होगी। अब देखिएगा दूध में जो वसा होती है, क्वेश्चन ये बनता है कि दूध में जो वसा है किस रूप में उपस्थित होती है। तो आप इसका आंसर देखिएगा, वसा हमेशा होती है किसके रूप में, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में वसा उपस्थित होती है। प्रोटीन का अगर आपसे पूछें प्रोटीन किस रूप में होती है, तो प्रोटीन होती है पायस के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण अगर आपसे पूछें तो वो होते हैं सॉल्यूशन के रूप में, गोल के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में, गोल के रूप में। तो अगर आपसे ऐसा पूछे कि दूध में जो अवयव होते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिला मित्रों, गोल के रूप में, प्रोटीन किस रूप में मिला, पायस के रूप में, वसा किस रूप में मिली, ट्राइग्लिसराइड के रूप में। अब देखिएगा विटामिन सी, आप जानते हैं दूध में ऐसा कौन सा विटामिन है जो उपस्थित नहीं होता है, तो उसका आंसर है मित्रों विटामिन सी, दूध में अनुपस्थित होता है। अब देखिएगा जब आपने विटामिन की बात करी तो विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, वो देखिएगा। वसा में विलेय विटामिन 4 होते हैं, A, D, E,
और के। वसा में विलेय विटामिन 4 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब देखिएगा जल में विलेय घुलनशील विटामिन कौन से होंगे, तो विटामिन बी होगा और विटामिन सी होगा। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों किसमें घुलनशील होते हैं मित्रों, जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में विलेय घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। ये चार आप याद रखिएगा, वसा के विलेय विटामिन है। और ये दो जो विलेय है वो किसके विटामिन है, जल में विलेय विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। अब देखिएगा दूध, सामान्य रूप से अगर आपसे दूध का पीएच पूछें, दूध की पीएच क्या होती है, तो दूध का पीएच याद रखिएगा 6.7 होता है। और मित्रों आप जानते हो कि जो पीएच टेबल होती है उसमें 7 जो मान होता है वो होता है उदासीन। 7 से जब आप 1 की तरफ जाओगे तो अम्लीयता बढ़ती है, 7 से आप 14 की तरफ जाओगे तो क्षारीयता बढ़ती है। तो ये जो मान है 6.7 वो 7 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है एक की तरफ, तो इसीलिए इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो हल्की या हल्का अम्लीय। ये चीज आप याद रखिएगा, दूध का जो नेचर होता है वो कैसा होता है मित्रों, हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि उसकी पीएच कितनी है 6.7। अब देखिएगा दूध में जो अम्लता होती है, दूध में अम्लता का मान कितना है मित्रों, तो आप याद रखिएगा 0.14, 0.14 से लेकर 0.16 तक दूध के अंदर अम्लीयता होती है। दूध का अपेक्षित घनत्व अगर आप जानते हो, दूध का अपेक्षित घनत्व पूछे कितना होता है, तो उसकी रेंज देखिएगा मित्रों 1.030 से 1.032 तक दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। अब जो आप अपेक्षित घनत्व कह रहे हो उसको नापते किससे हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा, उससे बोलते हैं लेक्टोमीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व मित्रों हम किससे नापते हैं, लेक्टोमीटर से नापा जाता है। और दूध में अगर आपसे वसा की मात्रा पूछें तो वसा की मात्रा ज्ञात करने का एक इक्विपमेंट है जिसे कहा जाता है ब्यूटाइरोमीटर। उससे दूध की वसा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। यहां तक बात समझ में आई मित्रों आपको, आगे देखिएगा। पशुपालन की जब आप बात करते हो तो उसमें कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इस अनुसंधान संस्थान में उनका हेडक्वार्टर पूछते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला लिखा हुआ है आईवीआरआई। आईवीआरआई का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर देखिएगा आप कहाँ पे स्थित है, आईवीआरआई का हेडक्वार्टर है इज्जतनगर। आईवीआरआई का मतलब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इसको आईवीआरआई बोलते हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एनडीआरआई, जो आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहां पे मित्रों, करनाल हरियाणा के अंदर है। फिर देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आते हैं, इन दोनों को आप देखेंगे खाली एक नाम का डिफरेंस है, भैंस का अलग है बकरी का अलग है, बाकी दोनों का नाम सेम है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे बी का मतलब हो गया बफेलो, जी का मतलब हो गया गोट, ये आपको याद रखना है। CIR तो सेम है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन। बफेलो के ऊपर आपसे पूछे भैंस का तो वो कहां पे मित्रों, हिसार के अंदर है। और अगर आपसे बकरी का पूछे तो उसका आंसर याद रखिएगा मखदूम उत्तर प्रदेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एक और आता है जिसे बोलते हैं CSWRI। यहाँ पे देखिए सी का मतलब तो केंद्रीय हो गया, आर का मतलब अनुसंधान हो गया, आई का मतलब संस्थान हो गया। अब दो चीजें बची एस और डब्ल्यू। एस का मतलब है शीप, डब्ल्यू का मतलब है वूल ऊन। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहां पे स्थित है मित्रों, ये लिखा हुआ है अबिका नगर राजस्थान के अंदर, मालपुरा जयपुर के पास में। तो आप याद रखिएगा CSWRI का हेडक्वार्टर कहां पर है, अबिका नगर के अंदर। फिर देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहां है मित्रों, तो इसका आंसर लिखा हुआ है आपके सामने झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर। इस तरह से ये 4 या 5 प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो पशुपालन के हैं, आपको पता होना चाहिए।
तो मित्रों, आज हमने जो अभी वीडियो देखा उसमें हमने पशुपालन की महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी को समावेश करने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो इंपोर्टेंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जुड़े रहिए एबीसी एग्रो क्लासेस परिवार के साथ। धन्यवाद।